इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। फर्स्ट टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल। Reproductive cycle of female primates is called menstrual cycle. फीमेल प्राइमेट्स में क्या आते हैं? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब अराउंड 12 एज अराउंड ये स्टार्ट होती है। इसको बोलते हैं मीनार्क। ये 28 टू 30 डेज तक की साइकिल होती है। 28 टू 30 डेज हम बोल सकते हैं। Events, the cycle of events starting from one menstruation to next one, उसको बोलते हैं menstrual cycle। ठीक है। और इस कंप्लीट साइकिल में, मतलब जो 28 टू 30 डेज की जो साइकिल होती है उसमें एक ओवम रिलीज होता है। एक साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितने दिन की साइकिल बताइए, 30 डेज की। इधर देखिए 29 टू 30 डेज की साइकिल बताइए। उसमें फर्स्ट 5 डेज जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के रहते हैं, या क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो होता है। ये ब्लड कैसे बनता है? जो यूट्रस होती है, अब मैंने आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि यूट्रस की इनर लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन होती है, डीजनरेट होती है, उसकी ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन होती है, तो वो एक लिक्विड बनाती है जो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। वो करीब 1 to 5 डेज तक रहता है। किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, 5 दिन में खत्म हो जाता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल तभी होती है जब ओवम जो रिलीज होता है इस साइकिल में वो फर्टिलाइज नहीं होता। यदि वो फर्टिलाइज हो जाता है तो ये साइकिल वहीं पर पॉज हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मेनिस्ट्रेशन फेज है। दिस फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। अब हम आगे पढ़ते हैं। फॉलिकुलर फेज, मेनिस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं ये मेनिस्ट्रुअल फेज है, उसके बाद आती है फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होता है और बनाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में आपको प्राइमरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल ये सब मैं बता चुकी हूँ। तो प्राइमरी फॉलिकल से बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इस फेज में यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो भी प्रोलिफरेट होती है। ओवरी और यूट्रस में जो भी चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं? वो इंड्यूस होते हैं बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। इसी के साथ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आप देख सकते हैं, एफएस एंड एलएच, इन दोनों हॉर्मोन्स का जो लेवल है, सिक्रीशन लेवल है, वो पीक पर होता है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द साइकिल, मतलब 14th डे के अराउंड ये हाईएस्ट पीक पर होते हैं। एलएच का इस तरह से इंक्रीज होना, सिक्रीशन का इंक्रीज होना इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर को, और ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है और उससे रिलीज होता है ओवम। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है। तो ओव्यूलेशन कौन से डे पर हुआ? 14th डे के अराउंड ओव्यूलेशन होता है। फॉलिकुलर फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। यहाँ पे देखिए ये ल्यूटियल फेज में क्या होता है? ओवम रिलीज होने के बाद जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल होता है वो एक बोल सकते हैं एक ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्पररी ग्लैंड में, जिसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है टू मेंटेन द यूट्रस एंडोमेट्रियम। यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पर सारे इवेंट्स स्टॉप हो जाते हैं, पॉज हो जाते हैं। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है, ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है। एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की थी वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है, ब्रेक डाउन होने लगती है। वापस से मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन होती है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिन होता है। ठीक है। देखिए आप, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट हुई थी? एट द एज ऑफ 12 इयर्स। ठीक है। और कब खत्म होती है? अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज। तो उसको जब स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मिनार्क, और इसको बोलते हैं मीनोपोज। ठीक है। तो मिनार्क और मीनोपोज के बीच का जो फेज है, बीच का जो पीरियड है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ये प्राइमेट्स की रिप्रोडक्टिव फेज होती है। इसमें प्राइमेट्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और नई जनरेशन बना सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, फ्यूजन से पहले जरूरी है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचे, राइट। तो मेल गैमेट ही क्यों पहुंचे, क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल होता है, तो मेल गैमेट का ट्रांसफर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आती है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीमेन टू वजाइना थ्रू पेनिस। सीमेन में स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, तो एक तरह से ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू वजाइना। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये जो स्पर्म्स हैं जो वजाइना में गए वो वजाइना से जाते हैं सर्विक्स, फिर यूट्रस और पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब तक। यहाँ पर स्पर्म पहुंचे फेलोपियन ट्यूब तक, उसी तरह से ओवरी से ओवम रिलीज होता है और वो भी पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब तक। फेलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस रीजन। उसमें एम्प्यूला और इस्थमस रीजन, उनके बीच के जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली उस जंक्शन पे पहुंचे। इसलिए हर एक बार जो इंसेमिनेशन होता है उससे फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं है ना। ये कब सक्सेसफुल होगा, जब दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे। ठीक है, तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन हो सीमेन का, जब भी ट्रांसपोर्टेशन हो स्पर्म का, तब फर्टिलाइजेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कब होगा फर्टिलाइजेशन, जब दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे। अब मान लीजिए कि स्पर्म पहुंच गया, ठीक है, और oocyte भी पहुंच गया। अब ये जो स्पर्म है वो oocyte में एक लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा, ये उसके कांटेक्ट में आता है। जैसे स्पर्म oocyte की लेयर जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आता है, उसकी मेम्ब्रेन में चेंजेस होते हैं और वो बाकी स्पर्म्स के एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि एक स्पर्म ही एक oocyte से या एक ओवम से फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि आगे हेड रीजन में, स्पर्म के हेड रीजन में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। उस एक्रोसोम में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं oocyte के साइटोप्लाज्म में स्पर्म की एंट्री को। ठीक है, जैसे ही स्पर्म oocyte के साइटोप्लाज्म में एंटर होता है, वैसे ही इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होता है, जो कि अनइक्वल होता है, और उससे बनती है एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक हैप्लॉइड ओवम। इस ओवम से इस हैप्लॉइड स्पर्म का फ्यूजन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इससे बनता है जाइगोट। देखिए, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स से, और मेल के को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। एक्स एक्स है, इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक्स और एक्स। इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक्स एंड वाई। यदि ये वाला एक्स इस वाले एक्स से फ्यूज होता है, ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट से फ्यूज होता है, तो बनता है एक्स एक्स। ये दोनों फ्यूज होते हैं तो एक्स वाई। ये दोनों फ्यूज होते हैं तो एक्स एक्स, और ये वाले फ्यूज होते हैं तो एक्स वाई। तो आप देख सकते हैं 50% चांस है एक्स वाई के होने की और 50% चांस है एक्स एक्स के होने में। मतलब 4 में से 2 चांसेस है कि बेबी गर्ल हो, 2 चांसेस है कि बेबी बॉय हो। 50% चांस बेबी गर्ल हो, 50% चांस बेबी बॉय हो। एक्चुअल में हम देख सकते हैं दिस वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी। यदि ये वाई अटैच होता है एक्स से, मतलब फ्यूज होता है एक्स से, तो बनता है मेल, नहीं फ्यूज होता है तो बनती है फीमेल। तो हम बोल सकते हैं कि जेंडर, किसी भी बेबी के जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल, फादर, राइट। अब देखिए, जाइगोट बना फ्यूजन से, उसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं, ये माइटोटिक डिवीजन भी इसमें होते जाते हैं, और ये फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ भी मूव करते जाती है। इसमें जो सेल्स बनती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। जब 8 से 16 सेल्स बन जाती है तो उसको बोलते हैं मोरुला, मोरुला स्टेज। इसमें डिवीजन कंटिन्यूअस रहता है और फिर उससे बनता है ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स होती है वो दो पार्ट में अरेंज होती है। एक आउटर लेयर बनाती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और एक इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो कि अटैच होती है ट्रोफोब्लास्ट से, उसको इनर सेल मास बोलते हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाते हैं, और ये जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में। जब अटैच हो जाते हैं तो यूट्रस की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने लगती है और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है।
जिससे ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है और इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. इट लीड्स टू प्रेगनेंसी. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन. अभी हमने पढ़ा इम्प्लांटेशन हो जाता है. इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाय. ये कोरियोनिक विलाय आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. ये कोरियोनिक विलाय और यूटेराइन टिश्यू मिलकर एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा. द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बेलिकल कोड. यहाँ पे आप देखिए ये अम्बेलिकल कोड है, ये एम्ब्रियो है और ये प्लेसेंटा है. तो आप देखें द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बेलिकल कोड which helps in the transport of substances to and from the embryo. इस प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन्स एटसेट्रा. इसके अलावा प्रेगनेंसी में और भी जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन सब हार्मोन्स का लेवल मैटरनल ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. आफ्टर इम्प्लांटेशन embryo gets differentiated into 3 layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. ये तीनों लेयर मिलकर सभी तरह के टिश्यूज बनाती है एडल्ट के. एम्ब्रियो में कुछ सेल्स होती है जिसे स्टेम सेल्स बोलते हैं. इन स्टेम सेल्स की खासियत होती है कि ये स्टेम सेल्स have the potency to give rise to all the tissues and organs of the adult. आजकल इन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है जिससे बच्चे में आगे जाके यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी की स्टेम सेल्स होती है तो उस स्टेम सेल्स से कोई भी टिश्यू या ऑर्गन बनाया जा सके और उसमें जो भी डिजीज हुई है उसको खत्म किया जा सके, उसका ट्रीटमेंट किया जा सके. आप लोगों को पता है ह्यूमन में जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ्स के लिए होती है. यदि कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो में हार्ट बीट आ जाती है. सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होती है. थर्ड मंथ में ऑल द मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं. फिफ्थ मंथ में फीटस का मूवमेंट स्टार्ट होता है और हेड पे हेयर्स आने लगते हैं. 6 मंथ में बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड. 9 मंथ में पूरा बेबी कंप्लीट हो जाता है और बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन. देखिए गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि ह्यूमंस में आपको पता है 9 मंथ्स होती है. पार्ट्यूरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल. बर्थ कैनाल मैंने आपको बताया था सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलके बनाती है बर्थ कैनाल. तो उससे बाहर आना बच्चे का, डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल, उसको बोलते हैं पार्ट्यूरेशन. इसमें हेल्प करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, स्टिमुलेट करता है उसके वहां पर कॉन्ट्रैक्शन को. बार बार बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है जिसके कारण डिलीवरी होती है फीटस की. लैक्टेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू फीड द न्यूबॉर्न. लैक्टेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड टू फीड द न्यूबॉर्न. कोलेस्ट्रम जो पहला मिल्क होता है या हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम. पहले के जमाने में उसको अच्छा नहीं मानते थे, वो लाइट येलो कलर का होता है तो अच्छा नहीं मानते थे और फीड नहीं कराने देते थे. फीमेल्स को मना कर देते थे और बच्चे को फीड नहीं कराने देते थे. लेकिन अभी सब डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और हमें भी पता है कि जो स्टार्टिंग वाला मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए. उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो कि बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबीज में रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेरियस डिजीजेज, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने में हेल्प करती है. इसलिए जो फर्स्ट मिल्क है वो पिलाया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग को डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी बेबी. यहाँ पर आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है.
इस चैप्टर के एंड में मैंने सीबीएसई बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं, आप सॉल्व करिए। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में नीट में आए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेने से आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए तो नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।